ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जिनको आता है वो कर सकते हो, अटेम्प्ट कर लो। यदि हम बात करें कि पी और क्यू जीरोज हैं, अच्छा पहले जीरोज क्या होते थे, अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा की जगह पी और क्यू हैं तो कुछ नहीं है, सम ऑफ द जीरो पी प्लस क्यू हो जाएगा, और फॉर्मूला वही है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए, और पी इंटू क्यू यानी प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए, इनको उठा के यहाँ रखना ही तो है बस, तो पी क्यू की जगह क्या आएगा, सी अपॉन ए, और फिर प्लस आ जाएगा, और इसकी जगह माइनस बी अपॉन ए, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, ए एलसीएम हो जाएगा, और ये बचेगा सी माइनस, यहाँ पे बी अपॉन ए था, ये कहीं चला गया, सी माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। इतना ही आंसर छोड़ना है, और कुछ कर नहीं पाओगे कि तुम सोचो क्या करना है इसमें, इतना ही छोड़ देना था बस, इतना सा पूछा जा रहा है। सर ये दूसरे क्वेश्चन में सी अपॉन ए का था, कहाँ पे बेटा, दूसरी में इसमें नीचे नीचे ब्रैकेट जब सी अपॉन ए और बी अपॉन ए था, तो इसके अगले स्टेप में इसको सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए हो गया, फिर एलसीएम लिया ए, तो यहाँ सी बचेगा, यहाँ बी बचेगा, तो सी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। अब देखना अगला क्वेश्चन है, कैटेगरी तो इसकी आसान है, और ऐसे क्वेश्चंस करना आना चाहिए। देखो इधर ध्यान से, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू, मतलब ऐसा क्वेश्चन हुआ भी है, इसके जो जीरोज हैं वो इससे डबल हैं, डबल इन वैल्यूज टू द जीरोज, इसके जीरोज मान लो अल्फा बीटा हैं, तो इसके जीरो हो जाएंगे टू अल्फा टू बीटा, ये क्वेश्चन है, ये गिवन चीज है। तो यार फिर तो बहुत आसान हो गया, यदि तुम चाहो ना तो जीरोज वीरोज निकालो भी मत, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मतलब जब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2, देख लो ये अल्फा प्लस बीटा आ गई, ये बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब देखना मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुकी है, अब यदि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखूं तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू 2 है, तो ये भी आ गया। अब मुझे ये बताओ, मुझे मान लो ये इक्वेशन बनानी हो, तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला पता क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और बाहर के होता है तो के को मैंने 1 मान लिया। पहले समझना बेटा एक बार, अब यहां सम ऑफ द जीरोज मतलब इसका सम, और इसी का प्रोडक्ट रखूंगा, मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, और इनके प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू अल्फा बीटा, ये बताना है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पता है 5/2 है, वहां रख दो, तो x² माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2, तो 4 -3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x² माइनस 5x, और बेटा यहाँ देखना इस 2 से ये 2 टाइम्स और -6। अब इसका तुम कंपेरिजन कर दो इससे, x² प्लस px प्लस q, बड़ा सेम क्वेश्चन ही है ये, मुझे आंसर से याद आ गया है। तो p की वैल्यू आएगी -5 कंपेयर करने पर, और q की वैल्यू आएगी -6, ये आंसर आ जाएगा। p और q की वैल्यूज पूछी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। 2-3 स्लाइड पहले ही तुम देखोगे मिल जाएगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अब देख लो। हाँ ऐसा क्वेश्चन दूसरा था, इसमें कह रहे हैं जीरोज कैसे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। तो कल एक क्वेश्चन कराया था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब यदि एक अल्फा है और एक बीटा है तो बीटा की वैल्यू 1/अल्फा हो जाएगी। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के उल्टे, एक 2 है एक 1/2 है,
एक 3 है, एक 1/3 है, ऐसी बात है। और मैंने बताया था कि ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1 आ जाता है, इसको याद रखना है। प्रोडक्ट का आंसर आता है 1, इसको यूज कर लेंगे इसमें। अब जैसे इसमें कंपेयर करो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो वैल्यू होगी c/a, और c की जगह क्या है 6a, ये पूरा c है कांस्टेंट जो होता है, और a की जगह ये आ जाएगा a² प्लस 9। तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 लिख दो बस। तो बताओ 6a/a² प्लस 9 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6a बराबर a² प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई कर लो, a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। ध्यान से यदि देख पा रहे हो ना बेटा, तो ये a-3 का होल स्क्वायर है, या फिर तुम फैक्टर कर लो, ये a-3 इंटू a-3 बनेगा। 9 का जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 6 को लिखेंगे 3 प्लस 3, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन जाएगा। और तुम देख लो a-3 का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a की वैल्यू 3 आ गई, इसलिए पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ a। तो जब ये दोनों से वैल्यू एक ही निकल के आएगी, एक ही बात है, वो a की वैल्यू 3 आ गई, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अब समझ में आने चाहिए कि हमने जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो गई, इसका यूज कर लिया उसने, ठीक है, और फिर उससे एक ही वैल्यू फाइंड कर ली। समझ लेना है इसको ना, देख लेना इसको। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कराया था क्या? कराया था। देखो अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो मैंने कहा था कि अल्फा माइनस बीटा में और अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन होता है, और बताया भी था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और कुछ आएगा उसमें माइनस का 4 अल्फा बीटा आएगा। तो मैंने कहा था दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लिया था, फिर वैल्यूज डाल दी थी, वहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, मिला? हाँ, ये अब करना है, इसमें लिस्ट में पड़ा हुआ तो अपने आप कर लेना, ये हो चुका है वैसे। ये देखो अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये करना सीख लो। इसके जीरोज इसके अल्फा बीटा हैं, तो मैं एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज ये हों, तो अल्फा की पावर -1 का मतलब होता है 1/अल्फा, और ये 1/बीटा है। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन तो बनती है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही बनती है। अब इन दोनों को सम करना है, तो s की वैल्यू हो जाएगी ये सम, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, अल्फा बीटा यहाँ आ गया, तो ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा। बेटा अब ऊपर वाले क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? यदि इस इक्वेशन को देखो 6x² माइनस 7x प्लस 2, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a, तो -7/6, यानी ये आ जाएगी 7/6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी c/a, यानी 2/6, तो 2/6 तो कट सकता है, ये छोड़ दो, अभी 2/6 लिखो, या 1/3 लिख सकते हो। अब देखो इस s की वैल्यू क्या आएगी? s की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा, यानी 7/6 ऊपर आएगा, और 2/6 नीचे आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 7/2 आएगी इसकी वैल्यू s की, जो तुम्हें यहाँ रखनी है इस जगह s की वैल्यू। ऐसे ही बात समझ में आ रही है ना? प्रोडक्ट की वैल्यू ये तो आसान है, 1/अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू 3 आ जाएगी। तो तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा x² माइनस सम की जगह 7/2 इंटू x प्लस 3,
ये आंसर छोड़ भी सकते हो, नहीं तो के लगाएंगे हम जब वो पॉलिनोमियल पूछेगा। हाँ पॉलिनोमियल पूछ रहा है। अब के की वैल्यू क्या रखोगे समझदारी से? 2। जब 2 रखोगे तो ये कट जाएगा, एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा। तो तुम इसके आगे आंसर लिखोगे 2x² माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि 2 का इंटू तुमने कर दिया, तो इसमें इंटू किया ये आ गया, इसमें इंटू किया 2 से 2 कट गया, 7x रह गया, इसमें इंटू किया 2 3 जा 6। बस इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। समझना एक बार आता है, देखो इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं, तो तुम्हें वो पॉलिनोमियल बताना था जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा हैं। तो बेटा रूल याद रखना, तुम्हें पॉलिनोमियल बनाना हो ना तो फॉर्मूला यही लगता है, बस यहाँ के लिखा रहता है और के की वैल्यू सेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। अभी नोट करना, बाद में तो वो करवा भी देंगे, आराम से थोड़ी देर रोक के इसको नोट भी कर लेना, जिनको भी करना हो समझना हो उनको। अब इधर देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोज देन फाइंड द वैल्यू। अब सेम क्वेश्चन है। अब बच्चे को पता क्या है, ये चाह रहे हैं कि 9th क्लास में ये फॉर्मूला पता है क्या कि कैसे, देखो इसके फैक्टर करके सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हें अच्छे जीरोज ना मिल पाए, लेकिन इसका फॉर्मूला यदि याद होगा तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करना समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं 9th क्लास में फॉर्मूला याद कर लो। याद है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला? देखो बेटा जैसे तुम्हें ये भी याद हो ना तो ये बताओ मुझे, a प्लस बी का होल क्यूब। वेरी गुड। देखना a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अच्छा भी बताओ, इसको यहीं रखूं मैं और इनको इधर ले आऊं तो फॉर्मूला बनेगा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसी फॉर्मूले को अल्फा बीटा के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। तो तुम ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो तुम्हें निकालनी है वो कन्वर्ट हो गई सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। तो भाई ये मुझे गिवन है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a। तो मैं करूंगा इसको तो ये हो जाएगी 4/2, तो 2 आ जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की c/a, तो 5/2 आ जाएगी। इसको उठा के यहां रख दो। तो तुमसे जो पूछा जा रहा है 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 5/2, तो 5/2 इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 15, तो भाई साहब अपना आंसर 7 आएगा। जो वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पूछी गई है इसका आंसर आ जाएगा 7। यही पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। है कुछ नहीं, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, ये वाली, ये जो लिखी है याद है तो हो जाएगा भाई साहब। याद है, अब कर लो, अब तो होनी चाहिए। ऐसे ही इससे पिछला क्वेश्चन था, उसमें भी आइडेंटिटी से काम चल रहा था। अब ये भी, अच्छा ये मैंने थोड़ा बना के नहीं, मैं सोचा एक क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए कि तुमसे फैक्टर करने में दिक्कत हो तो एक बार अटेम्प्ट करना, तुम कर पाओगे फैक्टर इसके? कैसे करेंगे फैक्टर इस क्वेश्चन के? देखो इसमें कोफिशिएंट जो है वो इरेशनल है, रूट वाले हैं, प्रोसेस अपना वही रहेगा। यदि ध्यान से देखो 4√3 इंटू x² प्लस 5x माइनस 2√3, बेटा a और c का इंटू करते हैं तो सबसे पहले 4√3 और 2√3। अब ये इंटू करना नेगेटिव में आएगा एक, तो डिफरेंस में लिख लेंगे इससे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, -4 का 2 से इंटू
8 और √3 3, ये 24 आएगा। हो गए हैं? ठीक है। 24 के फैक्टर्स यदि करें जिससे 5 आए तो 24 के 8 और 3 होते हैं। इसको 8 × 3 लिखें और 8 - 3 5 भी होता है और डिफरेंस भी लाना है क्योंकि ये सी का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये वाला हमें रूल आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 5 को लिखेंगे 8 - 3 × x - 2 √3। क्वेश्चन अच्छा है, समझना, बस ये रूट्स निकालने के लिए थोड़ा सा अच्छा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 8x है -3x है -2 √3 है, यहाँ से क्या कॉमन होगा 4। फोर्सफुली तो √3 भी कॉमन ले सकते हो तुम, 4 ले लो 4x, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x + 2। अब यहाँ पे √3 लेना पड़ेगा समझदारी से क्योंकि √3x बचाना है, तो माइनस के √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, ये सीखना ये वाला √3x - 2, माइनस मतलब -12 + 2। देखो जितना ये बचेगा उतना ही वहाँ बचना चाहिए, यही रूल होता है। उसके लिए तुम्हें इनमें से √3 कॉमन लेना, ये समझ में आना चाहिए। अब इन दोनों से कॉमन हो जाएगा √3x + 2 और यहाँ बचेगा 4x - √3। बेटा ये जो प्रोडक्ट आया है ये, इसको 0 के बराबर रख के इसके रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/√3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी √3/4। एक अल्फा है एक बीटा है। अब सुनो, वेरीफाई, पहले तो ये कह रहे हैं कि ये निकालो, फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब एक को अल्फा मान लिया तुमने, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो पहले अल्फा + बीटा निकालते हैं। तो पहले जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए भी तुम्हें मशक्कत हो सकता है करनी पड़े, मैं ऐड करता हूं। चलो देखो, -2/√3 में ऐड किया √3/4। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो 9th क्लास तुम्हारी पूरी यूज करवा ली उसने कि 9th क्लास में तुम पढ़ के क्या आए हो, ये बता दो कि क्या इसको ऐड कर पाओगे। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो इनका प्रोडक्ट ले लो 4√3, तो ये जाएगा 4 टाइम्स माइनस का 8 और ये जाएगा √3 टाइम्स √3 3 आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा -5/4√3। अल्फा + बीटा की वैल्यू यहाँ से रूट से, और जो रिलेशनशिप था उससे अल्फा + बीटा होता है -b/a, यही होता है। तो -b/a, तो b की वैल्यू ये हो गई -5 और a की वैल्यू 4√3। तो देख लो ये -5/√3 यहाँ आया है और यहाँ पे भी आया है, दोनों सेम आ गए ना, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही जब इसका इनटू करेंगे तो अल्फा × बीटा निकालेंगे, तो √3/4 और माइनस का 2/√3, √3 से √3 कटेगा और 2 माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा × बीटा होता है C/A, तो C/A से वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू -2√3 और A की वैल्यू 4√3 √3 से √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, ये भी -1/2 है, दोनों सेम हो गए, यही कह रहे हैं हम। तो कहते हैं ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो समझ में आएगा कि भाई साहब हाँ, इरेशनल कोफिशिएंट पर कैसे काम किया जाता है। अब तुमसे रूट्स ही नहीं निकलेंगे, निकल गए हैं तो फिर वेरीफाई करने के लिए सीखना ही है। अब इसकी कैलकुलेशन में ही तुम्हें दिक्कत होगी बेटा, तो आराम से कूल होकर समझ लेना, तरीका तो एक जैसा ही है। चले आगे, ये आ गया। अब ये असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, तो ये वो कैटेगरी चल रही है। अब देखते हैं, तो असर्शन रीजन के ऑप्शन वही होते हैं। पहला ऑप्शन कि दोनों ट्रू हैं, एक्सप्लेन कर रहा है, समझ रहे हो ना, वही है। सी और डी ऑप्शन देख लेना। सी में क्या है, मान लो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और इसमें ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऐसा है। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम इतना है प्रोडक्ट इतना है, उसकी इक्वेशन ये बनेगी। तो देख लो बनेगी कि नहीं बनेगी,
बनेगी, यही बनेगी, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो जब -3 रखोगे तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो बात सही है, तो ये बन गई, तो ए सही है। और रीजन, नीचे रीजन देखो, ये भी सही है, पूरा उसने लिख दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, वो ये होती है। के भी लिखा है देखो, और के की वैल्यू 1 डाल दी गई है, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। दोनों सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आया कि समझ में नहीं आया? आ गया। फिर देखो, ये भी असर्शन रीजन का ही है। अब थोड़े से सोचना। अब हालांकि ये मैं बताऊंगा अभी। ये कह रहा है yq + 3y हैज ओनली 1 रियल जीरोज। क्या मतलब है यार? ये एक रियल रूट है इसका। इक्वेशन कितने डिग्री की है? 3। तो रूट्स कितने होने चाहिए? 3। ये एक क्यों कह रहा है? एक रियल है, वेरी गुड। 2 इसके इमेजिनरी हैं। ये तो इतना छोटा क्वेश्चन है, यदि इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो मैं तुम्हें दिखाऊं। y कॉमन ले लें यदि हम, तो ये बनेगा y² + 3, और बराबर में 0 रखें बेटा, तो देखो तुम भी बता सकते हो कि ये तो 0 हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई रियल y नहीं है कि इसको 0 कर लो तुम। बताओ क्या y रखें जो रियल नंबर तुम्हें आता है, जिसका स्क्वायर करें और 3 जोड़ दें फिर 0 हो जाए? भाई किसी का स्क्वायर किया तो प्लस का नंबर हो गया, और प्लस के नंबर में 3 और जोड़ रहे हो, तो ये बेचारा 0 तो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां से इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। तो बात सही है, एक ही रियल रूट है, वो इतना है। और सुनो, नीचे की लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस स्टेटमेंट को तुम्हें याद रखना है, इसलिए मैंने डाला है। ये आता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, जिसकी पावर n होती है, उसके रूट होते हैं एट मोस्ट मस्ट हैव। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ये कह रहा है मस्ट हैव n रियल जीरोज। यार ये बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन के तो सिर्फ एक रियल जीरो हुई, 2 तो मिले ही नहीं। और ये कह रहा है कि यदि n डिग्री है तो n रियल जीरोज होंगे। गलत है। यहां होता है, सही स्टेटमेंट होता है इट हैज या हैव जो भी है, एट मोस्ट n रियल जीरोज। ज्यादा से ज्यादा n हो सकते हैं। तो मैं एक चीज दिखाएं, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ऐसी लिखी, x - 1 x - 2 x - 3। पता है इसका प्रोडक्ट कर दोगे ना, एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसके 3 जीरोज हैं, 1 2 3। देखो 1 पे भी 0 हो जाएगा, 2 पे भी 0 हो जाएगा, 3 पे भी 0 हो जाएगा। तो क्यूबिक के 3 हो सकते हैं, लेकिन इस केस में कितने हैं? रियल 1। तो ज्यादा से ज्यादा 3 रियल हो सकते हैं, एटमोस्ट n। तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। मेरी बात को ध्यान से समझना और दिमाग में इसको बैठाओ। इधर देखो कि सर यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा n रियल जीरोज होंगे। तो n से कम रियल जीरोज हो सकते हैं? हो सकते हैं, है ना? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं, जैसे डिग्री 3 है तो एक रियल जीरोज तो होना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें एक बात और बता दूं, आगे जाके पढ़ोगे ना तो एक चीज समझ में आएगी, इमेजिनरी जीरोज समझना आते हैं। इधर इमेजिनरी जीरोज जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं वो। अब आगे जाके इस बात को पढ़ोगे तो इसके 3 जीरोज हैं, एक रियल है और 2 इसके कैसे इमेजिनरी हैं। ठीक है? पता है ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी लोगों से, ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने एक नया नंबर ढूंढ लिया है, इसको बोलते हैं आयोटा। इसकी वैल्यू होती है √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो पता है इसको यदि 0 करूंगा ना मैं, है तो y को क्या लिख दूंगा? √3 आयोटा।
क्यों? इससे क्या होगा, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 का इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा ये, और -3 में +3 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये बात 11th की है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं करना है, बस समझने के लिए मैंने समझा दी है कि इसके 2 जीरोस कैसे हैं, इमेजनरी हैं, एक रियल है। और इतना बोलूंगा तभी तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि सर ने एक बात बताई है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम n हो सकते हैं, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रियल हो सकते हैं, एक रियल भी हो सकता है ना, मैक्सिमम में तो कम से कम तो एक हो ही सकता है। चलो इसको देखो, वैसा ही कुछ है, देखना x² + 5x + 5 हैज 2 रियल जीरोज, इसने ऐसे ही बोल दिया इसके 2 रियल जीरोज होंगे, डंडा सा मार दिया। अब तुम देखो कि वास्तव में इसके 2 रियल जीरोज हैं क्या, तो फैक्टर करके देख लो। लेकिन रीजन क्या लिख रहा है, रीजन देखना, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, एट द मोस्ट नहीं, एट मोस्ट कर लो इसको, एट मोस्ट 2 जीरोज। अब यहां पता एक चीज खा गया ये, देखो एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, एट मोस्ट 2 के बाद क्या आना चाहिए, रियल जीरोज। प्रिंटिंग मिस प्रिंट हो रही होगी, मैंने लिख दिया है, समझना। असर्शन अब ये है, वो क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट हैव 2 रियल जीरोज। क्यों, ज्यादा से ज्यादा उसके 2 रियल जीरोज हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक भी रियल जीरो नहीं हो। देखो बेटा, एक दिन मैंने समझाया था कि इसका ग्राफ होता है पैराबोला, समझना। अब पैराबोला और एक्स एक्सिस जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो वो जगह जीरोज होती है ना, तो भाई ऐसा हो सकता है कि एक जगह काट जाए, 2 जगह काट दे, ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करके निकल जाए, मान लो ये एक्स एक्सिस टच करके निकल गया, ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस यहीं रह जाए और पैराबोला ऊपर से चला जाए। तो यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ एक रियल जीरोज है, यहाँ एक भी जीरो नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले के हैज 2 रियल जीरोज चेक कैसे करोगे, तुम कहोगे सर हम कैसे चेक करेंगे, तो फैक्टर कर लो। लेकिन सुनो, आगे जाके एक चीज और सीखेंगे कि डी निकाल के देखते हैं, डी अभी इसी में सीखेंगे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। b² - 4ac, इसके तीन केस बनेंगे। यदि ये पॉजिटिव है तो रियल जीरोज होंगे, नेगेटिव है तो इमेजनरी होंगे, और इक्वल टू 0 पे इक्वल जीरोज होते हैं। अब चेक करते हैं इसको, तो b की वैल्यू होगी 4, तो b² 16 - 4a × c। बेटा मुझे देख के समझ में आ रहा था कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, -4। तो जो ऊपर वाली बात है ना, हैज़ 2 रियल जीरोज, ये भी गलत है, ये असर्शन गलत है, रीजन सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, ये बात सही है। तो सोचो, थी क्वाड्रेटिक और कोई पूछे उसके रियल जीरोज कितने हैं ऊपर वाली के, एक भी नहीं है, तो रियल जीरोज की जो काउंटिंग है वो 0 रह गई। तो तुम ये कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, बताना, छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि बताओ इस इक्वेशन के जीरोज बता दो, इसके तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, अरे ये कभी 0 ही नहीं होगा। तुम इसके तो बता सकते हो कि सर x² - 4 है, इसके +- 2 हो गए, इसके कहाँ हैं, इसका तो एक भी 0 नहीं होगा, रियल जीरोज एक भी नहीं हुआ, और इसके रियल जीरोज 2 हो गए इस वाले के। तो रियल जीरोज के केस में तुम बोलोगे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, n डिग्री में मैक्सिमम n हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं एट मोस्ट n, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। अब मैं इतना प्रेशर दे रहा हूं, बात इंपॉर्टेंट है, समझ में आए तो रखना है इसको, नहीं तो पेपर में आए कहीं लिखा स्टेटमेंट मिले तो दिमाग में आ जानी चाहिए बात। मतलब तुम्हारी क्लास जब चल रही हो और पेपर कोई ले रहा हो तो ये क्वेश्चन करने वाले फिर कुछ ही लोग बचेंगे जो समझ पा रहे होंगे, नहीं तो फिर जीरोज निकालते रहोगे। अच्छा, कल वाला ये क्वेश्चन जो था ना, उसमें जब हमने जो काम किया था कि भाई इसके जीरोज की बात कर रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू भी k है, यही है। सम ऑफ द जीरोज निकालोगे
वो होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी इस केस में माइनस के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट निकालोगे होगा सी अपॉन ए, तो के अपॉन 1, तो फिर के आ जाएगा। अच्छा एक बात सोच के बताना, के मान लो कोई नंबर है कैसा भी है, लेकिन तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि सम जो है वो नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अभी यदि मैं के को पॉजिटिव मान लूँ तो के मान लो 5 है, उस केस में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये सम नेगेटिव और ये पॉजिटिव कब हो सकता है वो सोचना पड़ेगा भाई। अब सम नेगेटिव हो यानी दो नंबर जुड़ के नेगेटिव हो जाएं, तो दो नंबर ऐड करके नेगेटिव होंगे कब होंगे, जब दोनों नेगेटिव के होंगे। जैसे -2 -3 है, जोड़ के माइनस के 5 हो जाएंगे, और -2 -3 का प्रोडक्ट भी 6 हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक ही हो रहा है, वो एक अलग बात है। तो के जब पॉजिटिव है तब ये काम बनना है कि दोनों कैसे साइन के होने चाहिए, साइन सेम होना चाहिए दोनों का, और वो भी नेगेटिव होने चाहिए दोनों, बोथ आर नेगेटिव। तो किसी ऑप्शन में लिखा है बोथ आर नेगेटिव, किसी में नहीं लिखा, दोनों नेगेटिव तो नहीं लिखा किसी भी ऑप्शन में। हाँ ये लिखा है कि बोथ आर इक्वल, और ये लिखा है अनइक्वल। अब इक्वल अनइक्वल की बात चल रही है कि दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। देखो इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि सम की वैल्यू भी वही आ जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू भी वही आ जाए। इक्वल पे तो कैसे होगा ये वाला काम, जैसे 2 और 2 हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 × 2 4 हो सकता है। जैसे -2 दोनों रूट हो जाएं, समझना, तो -2 पर ये कितना हो जाएगा, -4, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -2, तो सम कितना हो गया ये बताओ, जोड़ो, -4, और यहाँ पर -2 × -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। क्यों भाई बेटा, तो एक बात बताओ, के की वैल्यू 4 तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इस केस में दोनों सेम साइन के तो हो गए, मतलब इक्वल, जब मैंने के को पॉजिटिव लिया है। अब तो ये तुम्हें सब सोचना ही है इसमें। अब मान लो के नेगेटिव है, तब सोचते हैं के नेगेटिव है, के नेगेटिव में जैसे के की वैल्यू -5 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया कुछ प्लस का, मैं यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ बस, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी उसकी वैल्यू के हो गई। अब इस समय तो माइनस माइनस कट के बराबर का के हो गया ये, और अल्फा × बीटा, अब के नेगेटिव है तो माइनस के हो जाएगा। अब सोचना ये घटना कब हो सकती है कि दोनों नंबरों को, दोनों रूट्स को जोड़ दो तब वो हो जाए के, और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव हो जाए। ये तब हो सकता है जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उसमें बेटा तब हो पाएगा ये। हाँ, जैसे ये चीज़ पॉजिटिव होनी है, ये नेगेटिव होना है, तो प्लस वाला बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में तो मैं कहूँगा कि रूट्स अनइक्वल होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन जो भी था, जहाँ भी हमें मिल गया, अब इसमें के लिए बस ये बोला था कि नॉट इक्वल टू 0, उसने ये भी नहीं बोला कि के पॉजिटिव है के नेगेटिव है। तो मुझे के दोनों पॉइंट्स रख के मैं देख रहा था, दोनों रख के देखा तो लकीली एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया। हालांकि ये सिर्फ 2 के लिए सही हो पाएगा, और जैसे 3 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा ये, मतलब 3 और 3 किए मैंने, तो सम क्या हो जाएगा -6, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, वो के जैसा दिखाई नहीं देगा। एक बात और सुनना, इसमें यदि मैं इसका डी निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट, अब मैं कर ले रहा हूं थोड़ी दूर की चीज, वो आएगा b² - 4ac, k² - 4 के आएगा। अब इसका साइन, मतलब जब आगे जाके पढ़ोगे कि डिस्क्रिमिनेंट को देख के भी जीरोस बताए जा सकते थे कैसे होंगे।
अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर की बात करें, जैसे तुम कह रही थी कि सर अनइक्वल होने चाहिए, तो इस केस में तो अनइक्वल होंगे, लेकिन इस केस में एक पॉसिबिलिटी तो इक्वल की बन रही है बेटा। तो पता है आर ऑलवेज इक्वल, ये तो बात गलत है कि हमेशा ही इक्वल होंगे। तो पता है इसमें तो मुझे बेस्ट ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है ना कि आर ऑलवेज अनइक्वल लगाना बेटर है। अनइक्वल पे ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये कह रहे हैं कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिव थे। तो ये कह रहा था कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। अच्छा इसको भी देखना ध्यान से बेटा, हाँ सुनो इस ऑप्शन को भी ध्यान से देखो। यहां पे दोनों मैंने कैसे लिए, नेगेटिव। तो ये मुझे बताओ, दोनों नेगेटिव ले रहा हूं तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव सही हो रहा है। यहां मैंने क्या लिया, एक को लिया था मैंने मान लो प्लस का 10 और एक को लिया माइनस का 5, ऐसे ही ले लिया। तो प्रोडक्ट सम करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। हालांकि वो सेम नहीं हो पा रहा है, तो पैरामीटर कुछ लेने पड़ेंगे ऐसे जैसे ये सेम भी हो जाए के की वैल्यू। तो यार इसके हिसाब से भाई इसमें अब देखो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब पेपर में आ गया और तुम्हें ऑप्शन लगा के ही आगे बढ़ना है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो अभी सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल होगा, उसको लगा के आगे बढ़ना है। जैसे मुझे भी मान लो अभी आगे बढ़ना है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है ना, अब ये ऑप्शन लगा दूंगा मैं, देख लो, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए, मान लो दोनों प्लस के हो जाए, तो ये सब बातें बता भी नहीं पाऊंगा ना मैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे कर पाऊंगा मैं। घर पे आकर सोचा था इसके लिए, हाँ तो तुम फिर सोचना। पीडीएफ नहीं इसने सोचे, दिमाग में क्वेश्चन भी तो होता है, पीडीएफ तो भेज ही देंगे, तुम याद करा दिया करो हमें। चलो तो अभी तो ये इसका ये लगाना भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी डिस्कशन किया भी था इसका, जब बन था तो मैं बता रहा था कि इसको देखो, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल। अब सुनना, जीरोज इक्वल का मतलब है एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया 2 अल्फा, और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए। ये सिचुएशन बन गई बेटा, समझना ये स्क्वायर है ना, रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, अल्फा स्क्वायर होगा ग्रेटर देन 0। बात सही है ना। तो बताओ अब समझना, यहां पे c अपॉन ए इसकी वैल्यू प्लस की आ रही है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। क्यों, प्लस अपॉन प्लस तो प्लस हो गया, माइनस अपॉन माइनस कट जाएगा तब भी प्लस हो गया, और मुझे यही प्लस करना है बस, इसके लिए कुछ बता ही नहीं सकता मैं। तो पता है इसमें इसको देखना था बस, तो बताना दोनों सेम साइन के होने चाहिए, सी एंड ए हैव द अपोजिट साइन, सी ऑन ए हैव द सेम साइन, तो ये सही है ना। सेम साइन में मामला कर पाओगे और कुछ कह नहीं पाओगे, बी के लिए तो कुछ नहीं बता पाओगे फिलहाल। आया समझ में। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ अदर, ये मैंने बताया था, एक दूसरे के नेगेटिव का मतलब एक अल्फा है, एक 5 है, दूसरा -5 है, तो क्या जीरो हो जाएगा, सम। भाई 5 और -5 को जोड़ोगे तो समेशन कितना आएगा, 0। तो यही कह रहा है इस क्वाड्रेटिक में, जो कहना चाह रहा है कि इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो दोनों को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो अल्फा में ऐड किया माइनस अल्फा, ये क्या हो गया 0, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 0 हो गई।
तो देखो ध्यान से, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये समझना। और b की वैल्यू 0 होने का मतलब तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी रह जाएगी, ऐसी, b नहीं होगा इसमें, समझो। अब ऑप्शन देखो, हैज नो लीनियर टर्म, बेटा इसी को बोलते हैं लीनियर टर्म, जो x के साथ आता है, यही तो है लीनियर टर्म, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक टर्म है। तो कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, ये तो समझ में आ रही है। अच्छा, आगे कांस्टेंट टर्म के बारे में बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म ऐसा होगा। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो होता है सी अपॉन ए, अल्फा और माइनस बीटा, तो अल्फा का इंटू किया माइनस अल्फा में, मतलब सी अपॉन ए, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। बेटा बताना मुझे, ये अल्फा स्क्वायर नंबर पॉजिटिव होगा तो सी अपॉन ए की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा हुआ है, बाहर का माइनस देखो, तो वैल्यू कैसी, नेगेटिव। अब बताना ये रेशियो नेगेटिव होना है, समझना इसको, ये रेशियो नेगेटिव होना है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि सी और ए का क्या कुछ साइन पूछ रहा है, इस कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखना, कैन, ये कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म, तो ये दोनों बातें तो सही हैं। फिर आगे कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। इस कांस्टेंट टर्म की बात और कर लेते हैं, इसकी सी की। तो बताओ सी यदि नेगेटिव हो जाए तो सामने नेगेटिव सेटिस्फाई कर जाएगा, ए पॉजिटिव बना रहे। अच्छा ए की वैल्यू है कुछ, अच्छा ए की वैल्यू 1 है इस केस में, इक्वेशन ही ये दूसरी है, ऐसी नहीं है। मतलब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कांस्टेंट टर्म यहां बी है। तो बेटा हैज नो लीनियर टर्म, ये बात सही है, और कांस्टेंट टर्म होना चाहिए नेगेटिव। तो कहां लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझो इसको, थोड़ा सा डिस्कस कर लो। वैसे मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो तुम पूछ भी सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो। सर वही लास्ट में किस जगह, सी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस, भाई यहाँ पर, या इधर देखो अल्फा, वो एक बात है, वहीं पहुंच रहा हूँ, ये पॉजिटिव है अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस है। जैसे 25 लिखा हो मान लो यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस, तो अब सी अपॉन ए नेगेटिव हो जाएगा ना। अब ये रेशियो नेगेटिव करना है और ए की वैल्यू 1 है, तो सी को ही तो नेगेटिव होना पड़ेगा। सी की जगह बी लिखा है हालांकि इसमें, तो उस बी को नेगेटिव होना है, जिसको कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो भाई साहब। देखो केस स्टडी में जो थियोरटिकल ये लिखा है, ये 4 नंबर की आती है, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, जिसमें तुम्हें 1 नंबर जितना ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और 2 नंबर वाले में थोड़ा लिख देना। अब सुनो, ऊपर का तुम ये पढ़ लोगे ना, तो ये बता रहा है कि आसन के बारे में क्या होता है, योग आसन। तुम तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द पोज शोन इन एबव फिगर। ये जो फिगर है इसकी ये शेप पैराबोला बन रही है, तो बता दो इसका आंसर पैराबोला, लिख दो पैराबोला इज योर आंसर। फिर देखो इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज, ग्राफ ने 2 जगह एक्स एक्सिस को कटा, तो कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज। तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे 2 जीरोज। बेटा पैराबोला का ग्राफ 2 बार कटता है, 2 ही जीरोज होंगी, काट भी रहा है। फाइंड द 2 जीरोज इन द, अच्छा इसमें 2 जीरोज और बतानी है, तो तुम ध्यान से देखो, एक तो आ रही है -1 पे, एक तो पॉइंट -1,0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 यहाँ पे, और ये आ रही है 3 पे। अब डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा हो तब भी तुम जो मैं बता रहा हूँ वो समझ जाना। दूसरा वो 3,0, तो 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ -1,0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 है, तो भाई y की वैल्यू 0 होती है जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती थी, उसी को तो जीरोस बोलते थे, तो x इक्वल टू -1 0 हो गया। सिमिलरली y 0 फिर हो रहा है जब x कितना है 3, तो इसका 0 क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 3। इतनी सी बात है, इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। केस स्टडी ऐसी हैं।
केस स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है बस। हाँ, बच्चों को इंग्लिश पढ़ना समझना ये थोड़ा सा आना चाहिए और कुछ नहीं है।